नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। इजराइल की जानिब से एक बार फिर अग्रेशन लार्ज स्केल लेवल के ऊपर ईरान के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। इस वक्त तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है, कई दीगर सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, न्यूक्लियर साइट्स को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई रैकलेस है, इंतहाई डेंजरस है। और जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये बहुत डेंजरस है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रेडिएशन लीक होने के खतरात बहुत ज्यादा हैं और बार बार उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त इजराइल की जानिब से एक लार्ज स्केल अग्रेशन दोबारा से शुरू किया गया, यानी कल इजराइल ने पहला अग्रेशन किया और 10 से 12 घंटे तक वो बॉम्बिंग करता रहा। फिर ईरान ने इस अग्रेशन का जवाब दिया और अब इजराइल की जानिब से कई वेव्स के अंदर ईरान के ऊपर इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है और इजराइल ने कहा है कि वो मजीद इंटेंसिफाई कर रहा है, वो और ज्यादा अग्रेसिव अटैक जब करने जा रहा है। ईरान ने नाज़रीन अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी, 4 मुल्कों को यह बात कन्वे कर दी है कि ईरान एक्सपैंड करने जा रहा है और अभी यह बात ईरान से सामने आ रही है कि इस एग्रेशन के जवाब के अंदर ईरान जो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है उसमें कम से कम 2000 मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ईरान से बात सामने आ रही है, 2000 मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे ईरान से और F-16 मार गिराया है ईरान ने और उसकी पहली फुटेज जो है वो भी ईरान की जानिब से जारी कर दी गई है। और जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें अब मजीद रिपोर्ट सामने आ रही है कि हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज इजराइल के अंदर हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज। ये एग्जैजरेटेड नंबर्स नहीं है बल्कि एक्चुअल नंबर सामने आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर इजरायली मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल जो हुआ और तल अवीव के अंदर ये सारे हुए हैं और जो इजरायली कमांडर्स हैं उनके भी जो रेजिडेंस है उसको हिट किया गया है। ये भी अब रिपोर्ट्स वहां सामने आ रही हैं। ईरान के अंदर खाना जंगी की कोशिश की जा रही है और ये सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट है। ये किस तरह से इस वक्त पुश किया जा रहा है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और अमेरिका डायरेक्टली किसी भी वक्त इंगेज हो सकता है जंग के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जंग तेजी के साथ एस्केलेट कर रही है और ये एक्सपेक्टेड था, ये हमला भी एक्सपेक्टेड था, ये जंग भी एक्सपेक्टेड थी और इस जंग का एस्केलेट होना भी एक्सपेक्टेड था। तो अब ये तेजी के साथ एस्केलेट हो रही है और पूरा रीजन जो है वो इसकी लिपेट के अंदर आ रहा है। पूरा रीजन जो है वो इजरायली सेल्फ डिफेंस और ट्रंप की जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है पॉलिसी उसकी नजर होता चला जा रहा है। एक नाज़रीन ऐसी जंग छेड़ी गई है जिसके जो असरात हैं वो आने वाली दहाइयों तक खत्म नहीं होंगे बल्कि सेंचुरीज तक जो है वो खत्म नहीं होंगे। आप देखिए कि जो इराक की जंग है क्या उसके असरात खत्म हो चुके हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। आप देखें चाइना जो है वो उसके ऊपर वेस्ट ने इसी तरह का हमला किया था तो उनकी पूरी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहलाती है और वो अभी तक उससे निकल नहीं सके, उस तारीख से निकल नहीं सके। तो ये ऐसी जंग है जो सेंचुरीज तक इसके असरात खत्म नहीं होंगे। इसराइल ने जंग लॉन्च की है, ईरान कह रहा है कि खत्म वो करेंगे और रास्ता भी सिर्फ यही है कि मेक देम रिग्रेट देयर डिसीजंस। सारी दुनिया कह रही थी कि हमला मत करो और ये इनजस्टिस है, ये जुल्म है, लेकिन इजराइल की जानिब से हमला किया गया। अब एक ऐसी ताकत के साथ जवाब देना है कि मेक देम रिग्रेट देयर डिसीजन, वो अपने कानों को हाथ लगाएं और पछताएं कि उन्होंने ये पंगा यहां पर क्यों लिया। बस यही एक रास्ता। इस कॉलोनी को अगर खंडर का ढेर बना दिया गया तो एक ऐसी ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स इस जो वॉर मशीन है उसको रोक सकती है, वगरना लेबनान से शाम, शाम से इराक, यमन, ये सब के सब निशाना बने हैं और अब बारी जो है वो ईरान की है। तो इस वॉर मशीन को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि इस सतह की डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसका एक छोटा सा मुजाहरा ईरान ने इससे पहले किया है वही इस शैतानी ताकत को जो है रोक सकती है। नाज़रीन, इस वक्त दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और उसमें इजराइल की जानिब से एग्रेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसकी तफसीलात में आगे आपके सामने रखता हूं, कहां पर किस नौयत के हमले हो रहे हैं और ईरान आगे से क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन इस वक्त लार्जर पिक्चर के अंदर स्ट्रेटजी क्या है, लार्जर पिक्चर के अंदर इजरायली शैतानी मंसूबे क्या हैं, अमेरिका के इसके अंदर मंसूबे क्या हैं और कौन सा सबसे डेंजरस एक सिचुएशन है जिसकी तरफ ईरान को धकेलने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं ताकि आपको ये सारी सूरत हाल जो समझ आ सके। नाज़रीन, एक तो ईरान के ऊपर इजराइल का हमला ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, यानी ईरान का कोना कोना धमाकों से गूंज रहा है। ये कितनी अफसोसनाक चीज है और ये कितनी तबाहकुन चीज है। अच्छा, इससे अगला जो खतरा है वो असल में ये है कि अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर ड्रैग हो जाए, वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दे। अगर अमेरिका बॉम्बिंग शुरू करता है ईरान के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा ईरान के लिए, क्योंकि जो इजराइल की पावर है अमेरिका की पावर उससे 10 टाइम्स 20 टाइम ग्रेटर है, उससे बड़ी पावर है। तो वो जब बॉम्बिंग करेंगे ईरान के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा। लेकिन बहरहाल अगर अमेरिका आएगा तो फिर उसको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी बेसिस भी निशाना बनेगी। और आगे चलकर हम आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका से क्या सेंटीमेंट इस वक्त सामने आ रहा है और अगर उनकी ग्राउंड ट्रूप्स भी आती हैं जैसे अफगानिस्तान में, इराक में आए तो क्या होने जा रहा है। तो एक थ्रेट तो यह है कि अमेरिका, लेकिन इससे भी बड़ा एक थ्रेट है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका से भी बड़ा कोई थ्रेट है ईरान के लिए, तो वो ये है कि ईरान के अंदर सिविल वॉर छेड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये असल जो इनका प्रोजेक्ट है इस वक्त ईरान के हवाले से वो है सिविल वॉर ईरान के अंदर छेड़ना और ये ईरान के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरान को जो है वो लिबिया बनाना,
इसको शाम बनाना, ये इस वक्त इनका मकसद है। अच्छा, अब देखिएगा नाज़रीन, कल से ये तो वाज़ेह हो गया कि इजराइल जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज चाहता है। माजी में भी चाहता था, लेकिन अब थ्रू मिलिट्री फोर्स चाहता है। उसका असल मकसद जो है वो पहले रिजीम चेंज करना है। लेकिन रिजीम चेंज कैसे होगा, अमेरिका कैसे करता है? अमेरिका जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, जैसे आपने इराक के अंदर देखा, यानी वो बॉम्बिंग करते हैं 10, 12, 15 दिन कारपेट बॉम्बिंग होती है, शदीद तरीन बॉम्बिंग होती है। और हमने अफगानिस्तान में देखा, काबुल से जो तालिबान थे वो निकल गए और पहाड़ों की तरफ चले गए। हमने इराक में देखा कि बगदाद से सद्दाम हुसैन सबको छोड़ छाड़ कर जो है वो कहीं छुप गए, गुमनामी के अंदर जब वो चले गए। बाद में अमेरिकन ने उनको ढूंढ लिया। तो इस तरह से अमेरिका रिजीम चेंज करता है। शदीद तरीन बॉम्बिंग 10, 12, 15 दिन, और उनका कैपिटल हिट होता है, उनका तमाम गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो जाता है, वो सब छोड़ छाड़ कर वो वहां से चले जाते हैं। और या फिर वो तालिबान की सूरत में एक कलेक्टिव फोर्स के शक्ल के अंदर रहते हैं और अमेरिका के साथ लड़ते रहते हैं, या फिर इराक की सूरत के अंदर जो है वो बस एक इकलौता सद्दाम हुसैन था जिसको छुपने की भी कहीं जगह ना मिली, या फिर वो हो जाता है। तो ये ऐसे अमेरिका जब रिजीम चेंज करता है। लेकिन ईरान में ऐसा करने में मसला क्या है कि उनके ग्राउंड ट्रूप्स भी बाद में आते हैं। तो ऐसा करने में ईरान में मसला क्या है? जो अमेरिका से बात सामने आ रही है वो असल मसला है। जो अमेरिका का सेंटीमेंट है, अमेरिकन हैप्पी नहीं है। खासकर जो मगा वाले हैं, जो ट्रंप को लेकर आए हैं, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है और वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप ने एक और जंग छेड़ दी है, और वो भी इजरायली जंग छेड़ दी है। इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। टकर कार्लसन जैसे लोग कह चुके हैं कि ये फुलिश तरीन वॉर होगी अमेरिका की। और जब अमेरिका का बजट डेफिसिट कोई $6 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और अमेरिका सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क बन चुका है, और यही ट्रंप जो है वो चीख चीख कर अपनी कैंपेन में मिडिल ईस्ट की जंगों को सबसे बड़ा कसूरवार समझता रहा। और इसने अपने ट्विटर के ऊपर एक क्लिप शेयर किया जिसमें नेतन्याहू को सब जंगों का जिम्मेदार करार दिया गया और अल्टीमेटली ट्रंप। तो अब आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए और अमेरिकन मीडिया। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिट्रेयल एंड एंगर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अमेरिका फर्स्ट बेस, यानी जो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं उनके अंदर बिट्रेयल की फीलिंग भी है कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें कहा गया था कि जंगें रोकनी है, और ट्रंप तो आकर वही इजराइल की कठपुतली साबित हो रहा है। और एंगर है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए अमेरिकन मीडिया और अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बिकॉज दे हैव ट्रूली टर्न्ड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ यूएस बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग एनी सच वॉर्स, क्योंकि वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते हैं कि अमेरिका मजीद इस तरह की किसी जंगों के अंदर इंगेज हो। न्यूयॉर्क प्रोटेस्ट कंडेम्स इजरायली अग्रेशन ऑन ईरान, यूएस वॉर फंडिंग। ये वहां पर जब मुजाहरे भी हुए। अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए इस सूरत हाल के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स भेजना और वहां पर अमेरिका का डायरेक्टली आकर एंगेज हो जाना, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसकी उसको पॉलिटिकल प्राइस है वो पे करना पड़ सकती है। तो असल जो चीज है जिसकी तरफ ये पुश कर रहे हैं, जो असल खतरनाक प्रोजेक्ट है, जो इससे भी भयानक है, देखिए अमेरिका आएगा तो अमेरिका को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो उनका इकोनॉमिक लॉस होगा, और जिस सतह के ऊपर अमेरिका पहुंच चुका है, $36 ट्रिलियन का कर्जा है, बजट डेफिसिट $6 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, तो ये अमेरिका के लिए भी अफोर्ड करना आसानी होगा। ये अमेरिकन एम्पायर में ये जंग जो है वो आखिरी कील साबित होगी। इसलिए ये आसान नहीं होगा कि अमेरिका यहां पर अपने ट्रूप्स भेजे और अफगानिस्तान या इराक जैसी वो जंग लड़े जो कई सालों तक हो। ठीक है, ये अमेरिकन एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। तो असल प्रोजेक्ट क्या है? असल प्रोजेक्ट है सिविल वॉर यहां पर छिड़वाना, यानी कि ईरानियंस एक दूसरे को मारें, और इस अजीम तरीन सिविलाइजेशन के अंदर जिनकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और क्या शानदार तहजीब है, उस तहजीब के अंदर ऐसे गहरे जख्म लगाए जाएं कि ईरानियंस के वो जख्म भर ना सकें आने वाली सेंचुरीज तक, और ये आपस में टुकड़ों के अंदर जब वो तकसीम हो जाए। एक बड़ा मुल्क जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, जो कभी तकसीम नहीं हुआ, वो अब टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाए और उसका एक हिस्सा एक ग्रुप ले जाए, एक हिस्सा एक ग्रुप ले जाए। ये बुनियादी तौर पर प्रोग्राम है। और इस वक्त नाज़रीन ये कैसे हो रहा है? इस वक्त मुसाद के लोग जो है वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। कल जब अटैक हुआ तो ये कल फुटेज सामने आई जो आपके साथ शेयर की गई कि मुसाद के लोग ईरान की टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं, वहां अंदर से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और अंदर से उन्होंने ड्रोन्स भी लॉन्च किए, और जो असैसिनेशंस हुई हैं उसमें भी इनका किरदार था। जो अंदर मुसाद के एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर वेपन्स डिलीवर किए जा रहे हैं ईरान के अंदर। बड़ी तादाद के अंदर ये जो दाइश और इस तरह के ग्रुप्स हैं इनको अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है ना, इनके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, वेपन्स अंदर भेजे जा रहे हैं, और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। अभी ईरानियन आर्मी के, IRGC के, गवर्नमेंट के फेक अकाउंट्स बनाकर वहां से बताया जा रहा था, जिसके ऊपर ईरानियन आर्मी का सख्त तरीन रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने कहा कि इससे सारे खबरदार रहें, यानी पूरा खाना जंगी का और क्योस का माहौल। फिर नेतन्याहू ने कल रात जो है वो ईरानियन लोगों से खिताब किया और कहा है कि मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाने के लिए आ रहा हूं और तुम्हें इस रजीम के खिलाफ जब खड़े होना है, वो आप देखना कि वो किस। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सारा खाना जंगी का। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट ट्रक लोडेड विद ड्रोन्स, ये उन्होंने पकड़े हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो जंग एस्केलेट हो रही है, तो इजराइल और अमेरिका का अगला हदफ क्या होगा? लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए हैं,
इससे हमें एक और चीज वाज़ेह पता चलती है कि वो किस तरह तैयारी करके आए हैं कि उन्होंने यही चीज ईरान के अंदर करनी है। देखिए ये जो डिप्लोमेसी हुई है, अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि वो डिप्लोमेसी फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेसी नहीं थी, उसका मकसद कोई मुज़ाकरात तक पहुंचना नहीं था, बल्कि जिस दिन डिप्लोमेसी का आगाज किया गया उसी दिन जंग की तैयारी की गई। असल में डिप्लोमेसी का मतलब जंग करना था, यानी कि एक जवाब घड़ना था कि इजराइल ने हमला करना है, अमेरिका ने हमला करना है, उसके लिए एक जवाब चाहिए। तो जवाब ये दिया गया कि देखें हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और ईरानियंस मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमला करना हमारी मजबूरी। जैसे कल ट्रंप ने कहा कि वी गेव चांस आफ्टर चांसेस, ये उसने बात की, और ये वही प्ले बुक है जो गजा के अंदर इस्तेमाल की गई और की जा रही है। फिलिस्तीनियों के ऊपर बम मारे जाते हैं और जब सीजफायर का पूछा जाता है तो कहते हैं वो सीजफायर करने के लिए तैयार नहीं है, यानी फिलिस्तीनी सीजफायर करने के लिए तैयार नहीं, अभी तक ये भी आनी है। तो सेम यही प्ले बुक जो है वो ईरान के ऊपर लागू की गई है कि उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है और पूछा जाए कि क्यों अटैक किया है, कि ईरानी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा, हमारे यहां भी कुछ लोग और एनालिस्ट और आगे पीछे, अच्छा जी वो ईरान मुज़ाकरात कर लेता तो कितना अच्छा होता। देखिए रियलिज्म तो फिर यही है कि आप अमेरिका से और इजराइल से क्या लड़ सकते हैं, आपको जो है वो मुज़ाकरात। ओ भाई, डील वाज नेवर एन ऑप्शन। अगर ये डील ऑप्शन होती तो ईरान ने इस डील को अवेल किया था 2015 के अंदर, जिसे यूनिलैटरली ट्रंप निकल गया था और यूरोप उस डील के अंदर रहा। तो अगर डील एक ऑप्शन होती तो ईरान, देखिए ईरान अगर न्यूक्लियर बना रहा होता तो अब तक बना चुका होता और इजराइल इस तरह दंदराता ना फिरता, इस तरह से अटैक ना करता ईरान के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। वो डिप्लोमेसी भी एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेसी फेल हुई तो जंग हुई है, डिप्लोमेसी कभी थी नहीं। तो ये सब एक प्लान्ड प्रोजेक्ट था जिसमें असल मकसद है वो यहां पर सिविल वॉर करवाना है, ऐसे जख्म ईरानियों को देना जो ईरानियों के जख्म कभी ना भर सके। आपको पता है ना, जब अपने जख्म देते हैं तो वो भर नहीं सकते हैं, जब एक दूसरे को मारा जाता है तो वो जख्म मुझे बताइए कैसे भरेंगे और किस तरह टुकड़ों के अंदर ईरान जो है तकसीम हो जाए। कल आपने ट्रंप का जो ट्वीट आपके सामने हमने रखा, उसने कहा कि वंस एन ईरानियन एम्पायर, वो दोबारा कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ईरानियन एम्पायर तो अभी वही ईरानियन एम्पायर ही है, जो उनकी असल टेरिटरी थी वो तो अभी उनके पास है, तो उसको तकसीम किया जाएगा कई टुकड़ों के अंदर। अब क्या होने जा रहा है, हम लोग की तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूं। होने ये जा रहा है कि आज अगले घंटों में या 4 दिनों के बाद जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको हिट करने जा रहा है। या इसराइल कर सकता है, या आने वाले दिनों में जब अमेरिका ड्रैग होगा वो कर देगा, या इसराइल भी कर सकता है। कोई भी जवाब बना करके देखें, ईरान हमारे पर हमला कर रहा है, तो ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान की है उनको हिट किया जा रहा है। अब ये न्यूक्लियर फैसिलिटी से भी ज्यादा बड़ा लॉस है, किसी मिलिट्री बेस के ऊपर हिट करना इससे भी बड़ा लॉस है। यानी ये एक ऐसा लॉस है जो नाकाबिले तलाफी है। ऑयल फैसिलिटीज को हिट करने से क्या होगा, जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है ईरान की वो तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो तबाह हो जाएगी तो रेवेन्यू कहां से आएगा भाई? सब सारा ईरान तो चल रही ऑयल के ऊपर रहा है, यानी मेजर हिस्सा ऑयल के ऊपर चल रहा है। बाकी तो बहुत सारी सैंक्शंस हैं, अब वो ऑयल बेचते हैं चाइना को तो वहां से पैसे आते हैं, तो ऑयल फैसिलिटीज तबाह कर दी जाएंगी, यानी पैरालाइज करके रख दिया जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है उससे मिलती जुलती जो बशार अल असद के साथ हुई। ऑयल की पावर उससे ले ली गई, अमेरिकन आकर बैठ गए, वो ऑयल सप्लाई नहीं कर सका तो वो कमजोर होता चला गया। अच्छा, तो यहां पर जो मौजूदा रजीम है अगर वो तेहरान के अंदर बैठी भी रहेगी तो कमजोर होगी। तो क्या होगा, दूर दराज के जो सूबे हैं वहां से वो ये ग्रुप्स दाखिल हो रहे हैं, वहां से वो अटैक करना शुरू कर देंगे अंदर से, यानी कि ईरानियन फोर्सेस के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, किसी एक सूबे के ऊपर वो कब्जा कर लेंगे और फिर इजराइल और अमेरिका की एयर सपोर्ट होगी, मोसाद के लोग अंदर मौजूद हैं, असलहा आ रहा होगा, ट्रेनिंग आ रही होगी। तो इस तरह से ये रजीम कमजोर से कमजोर होती चली जाएगी। देखिए रजीम ने तो इन ग्रुप से लड़ना है, वो क्या एक खाना जंगी को देखते हुए क्या छोड़कर चले जाएंगे तेहरान? ठीक है, उन्होंने तो लड़ना है और वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे इन ग्रुप्स को दबाने के लिए, क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका प्लान कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीरिया में है, सीरिया में चूंकि वो कामयाब हो गए तो अल्टीमेटली क्या कहा गया कि देखिए वो एक बड़ा जालिम था बशार अल असद, वो निकल गया और देखिए आज हमने सीरिया के लोगों को आजादी दिलवा दी। और भाई ये भी तो देखें कि वो शुरू कहां से हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे हम आज ईरान के अंदर देख रहे हैं। एक चीज ये है कि इराक वाला तरीका और अफगानिस्तान वाला तरीका, बॉम्बिंग, बारबैरिक बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग, और वो 10-15 दिनों के अंदर सब छोड़ छाड़ के वो पहाड़ों में निकल जाए और एक नई रिजीम वहां पर प्लान कर दी जाए, एक ये तरीका। लेकिन उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक प्रॉब्लम है और वो मागा वाला प्रॉब्लम है, और ये उनको असल उनका ये प्रोजेक्ट सिविल वॉर, इससे उनको ज्यादा इसमें फायदा नजर आ रहा है कि फिर ईरान कभी इकट्ठा नहीं हो सकेगा, कम से कम आने वाली सेंचुरीज तक तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसलिए वो सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं। और वो सिविल वॉर कैसे होगी, जब रिजीम कमजोर होगी, उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी तबाह हो जाएगी, और मिलिट्री कैपेबिलिटी तो साथ साथ तबाह हो ही रही है, तो इकोनॉमिक हो जाएगी तो फिर तो बिल्कुल वो कमजोर पड़ जाएंगे और पूरी टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। और ग्रुप्स जो है वो पीछे मोसाद होगा, CIA होगी, अमेरिका होगा, यूरोप सारा होगा। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। तो ये क्राइसिस है, ये एक मुश्किल तरीन वक्त है जो ईरानियन कौम के ऊपर आ पड़ा है, जिनकी 2000 और उससे भी ज्यादा साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एक जबरदस्त सिविलाइजेशन, लेकिन उनके साथ इस वक्त ये करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बहरहाल ईरान ने निकलना है और ये वो हकायक हैं जो सबको पता होने चाहिए। बाकी देखें, ये प्रोपेगेंडा होता है, अच्छा वो डील कर लेते, अच्छा जी उनका एयर डिफेंस नहीं काम कर रहा, अच्छा जी उनकी इंटेलिजेंस कहां गई,
ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि वो किस बारबैरिक फोर्स के साथ लड़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, वो जंग चाहते नहीं है। तो ये एक और बड़ी खतरनाक बात यहां पर है कि 7 लाख जो इजरायली हैं, जो इजराइल में रहते हैं, वो असल में अमेरिकन नेशनल भी हैं, तो वो अमेरिकन सिटीजन भी हैं। तो यहां पर अब ये पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ईरान अटैक कर रहा है, उसमें कोई अमेरिकन सिटीजन जो कि असल में तो इजरायली है लेकिन अमेरिकन नेशनल है, उसकी कैजुअलिटी होगी तो अमेरिका कहेगा कि हमारे सिटीजन को मारा जा रहा है, तो वो भी एक एंगल है। अब जैसे अभी अमेरिकी एम्बेसडर जो इजराइल में है, जो सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है, उसकी अभी स्टेटमेंट देखिए, ईरान इज अटैकिंग नॉट ओनली ऑन इजराइल बट अमेरिकन एज वेल। ओ भाई, अमेरिकन कहां से आ गए? तो वो इजराइल में जो अमेरिकन रहते हैं इजरायली लेकिन डुअल नेशनल है, तो अब वो इवैक्यूएट कर जाए, यहां से इवैक्यूएट कर गए ना तो वहां से भी कर जाएं। तो अब वो देखेंगे खुद अमेरिकी एम्बेसडर वो बयानिया बना रहा है कि ये हमारे लोगों को हिट कर रहे हैं। तो इसलिए सूरत हाल ऐसी है कि अगले मिनट क्या हो जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी मैं जल्दी जल्दी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। बड़ी हॉरिफिक बमबारी हो रही है और वो बढ़ती चली जा रही है, इंटेंसिफाई होती चली जा रही है। मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाने का मकसद वही है कि उस रजीम को देखना, असलहा आएगा अगर मिसाल के तौर पर आता है तो फौरी तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ही उसने उतरना है, तो उनको तबाह किया जा रहा है। फिर इसका इकोनॉमिक पहलू से भी ताल्लुक है, यानी पूरी तरह से पैरालाइज करने की कोशिश जारी है ईरान को। अभी 3 एयरपोर्ट्स हैं, वो तेहरान और हमदान और तबरेज के अंदर अभी कुछ देर पहले निशाना बनाया, बॉम्बिंग इस वक्त जारी है। और नतांज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको दोबारा से निशाना बनाया गया है। 4 लोकेशन में ईस्ट आजरबाईजान का जो प्रोविंस है वहां पर अटैक किया गया है। इसके अलावा जो खुरमाबाद की बेस है लोरिस्तान प्रोविंस के अंदर, वहां पर एक्सप्लोजन जब सुने गए हैं। इमाम मिलिट्री बेस वहां पर अटैक हुआ है। और अब फिर वो कह रहे हैं न्यू इजरायली अटैक ऑन सिटी ऑफ तबरेज, मतलब वो बस बॉम्बिंग कंटिन्यूअसली जारी है। और अब जैसे इजरायली आर्मी का बयान देखिए, द रोड टू तेहरान हैज बीन ओपन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी ईरान अब उनके लिए ऐसे है जैसे उनके लिए लेबनान है, जैसे उनके लिए शाम है, मतलब रास्ता खुला है, बस जाओ बॉम्बिंग करो, कोई रुकावट नहीं है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम की रिजीम चेंज भी असल में ईरान पर हमले की तैयारी थी, क्योंकि इस वक्त सीरिया की जो एयर स्पेस है उनके कंट्रोल में है, लेबनान की एयर स्पेस उनके कंट्रोल में, इराक की एयर स्पेस उनके कंट्रोल में है। और जॉर्डन ने, अभी खबर ये आ रही है और कितनी अफसोसनाक खबर है, इसको कैसे याद रखा जाएगा, जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस इजराइल के लिए खोली है ताकि वो ईरानियन जो मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं उनको तबाह कर सके। तो जॉर्डन और ये सारी एयर स्पेस उनके कंट्रोल के अंदर है। तो वो कह रहे हैं द रोड टू तेहरान इज ओपन, और बहुत गैर मामूली ये चीज है। देखिए 40 साल लगे हैं ये करने में, और आज उनके लिए ईरान वैसे ही है जैसे उनके जहाज गजा में जा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमने सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया है जो ईरान की एबिलिटी टू लॉन्च है लॉन्ग रेंज मिसाइल, अब ये वो दावा कर रहे हैं। डिसीजन टू इंटेंसिफाई रेड्स ऑन तेहरान, मजीद इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और 60 लोग शहीद हुए हैं जिसमें 20 बच्चे हैं। ये रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स तेहरान के ऊपर अभी जो हमला हुआ है उसमें 60 लोग, और ये वही प्ले बुक है, ये वही तरीकाकार है जिसमें सिविलियंस को हिट किया जाता है, उनको हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़ा करने के लिए, जैसे लेबनान में करते हैं, सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। देखिए जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान के पास एयरफोर्स तो नहीं है, उनके मिसाइल आगे पीछे हो सकते हैं, वो किसी सिविलियन बिल्डिंग को हिट कर सकते हैं, इनके पास तो प्रिसाइज वेपन है, तो इनका कैसे सिविलियन को हिट कर सकता है? इनके पास तो प्रिसाइज वेपन्स है। तो हम देख रहे हैं गजा में सब चीज देख रहे हैं, वो जानबूझकर अटैक करते हैं। और असदाबाद के अंदर 2 ईरानी जो है वो वहां पर शहीद हुए हैं। और ये इस वक्त इजराइल का हमला है और जारी है और मिनट के अंदर एस्केलेट हो रहा है। और इससे आगे क्या होने जा रहा है मैंने आपके सामने रख दिया। अब ईरान ने क्या करना है? ईरान ने वही करना है, मेक देम रिग्रेटेबल, मेक देम, ये जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से खंडर का ढेर बना दिया जाए, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो उन्होंने आज तक विटनेस नहीं की, वो अपने कानों को हाथ लगाएं, बस यही है। इसके अलावा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है, वो तबाह हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, उनको एक दूसरे से लड़वाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उनके ऊपर आने वाली हैं। एक ऐसी ताकत जो इतनी तबाही लाए कि वो इस वॉर मशीन का हाथ रोक सके ताकत से, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ईरान उस ताकत के इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, पहला मुजाहरा उसने किया। अभी खबर ये आ रही है कि ईरान ने कन्वे किया है कि वो एक्सपैंड करने जा रहा है। ईरान इन्फॉर्म्स वाशिंगटन, पेरिस, लंदन ऑफ एक्सपेंडिंग अटैक्स ऑन इजराइल, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, फिर यही बात अल अरेबिया, सऊदी अरब का मीडिया कह रहा है, तेहरान इन्फॉर्म्ड वाशिंगटन, लंदन एंड पेरिस दैट इट विल लॉन्च लार्ज स्केल अटैक्स ऑन इजराइल। लार्ज स्केल अटैक्स, और लार्ज स्केल अटैक्स क्या है? 400-500 मिसाइल तो उन्होंने पहले दागे हैं, तो इससे लार्ज स्केल क्या होंगे? वो कह रहे हैं जी 2000 मिसाइल दागेंगे। ईरानियन आर्मी, our next missile launch will be about 2000 missiles। देखिए इजराइल बहुत छोटा सा है, अगर ये को 5-10 हजार मिसाइल इन्होंने दाग दिए ना तो ये खंडर का ढेर बन जाएगा, ठीक है ना। इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनका एयर डिफेंस तो हमने देख लिया है कि वो 100% काम नहीं करता, वो 30-40% जितना भी काम कर रहा है, और इन नए हमलों के साथ बिल्कुल फारिग हो जाएगा। और बहुत हाई चांसेस है कि हिजबुल्लाह ने जंग में आना ही आना है, क्योंकि फैसला कुन जंग है। और भाई ईरान तबाह हो गया तो हिजबुल्लाह ने रहना है, वो भी तो वैसे भी तबाह हो जाएंगे, पीछे सपोर्ट ही कोई नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने भी आना है, उन्होंने इसी दिन की तैयारी की थी, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ईरान अकेला 2000 मिसाइल का अगला राउंड करने जा रहा है, ये इस वक्त वहां से बात सामने आ रही है। अगर ये फायर हो गए तो ये बहुत बड़ा दिन होगा।
और उन्होंने जनाब F-16 की जो फुटेज है वो ईरान से जारी हुई है। F-16 उन्होंने मार गिराया। बहुत ज्यादा इजराइल सेंसरशिप भी लगा रहा है, उसका लॉस सामने ना है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है अगर उन्होंने ये गिराया है, जिसकी फुटेज भी वो शेयर कर रहे हैं, तो एयरफोर्स को काफी धक्का पहुंचा है। और अटैक्स अगेंस्ट इजराइल विल कंटिन्यू एट एस्केलेटिंग पेस, हमले जारी रहेंगे और साथ साथ एस्केलेट भी होते रहेंगे। ईरानियन आर्मी ये कह रही है कि जो इससे पहले हमला हुआ है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है, वो IRGC ने किया है। IRGC अलग है, ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस अलग हैं। तो ईरानियन आर्मी कह रही है कि वो हमला IRGC ने किया है, हमने अभी हमला शुरू भी नहीं किया, ये ईरानियन आर्मी कह रही है। और ईरान के अंदर जो एग्जाम्स हैं और यूनिवर्सिटीज वो सारी बंद कर दी गई हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अच्छा, आखिर में जो ईरान ने ताज़ा तरीन हमला किया उसकी मजीद डिटेल सामने आई कि वहां पर किस तरह के लॉसेज हुए, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं 2-4 हेडलाइंस आखिर में आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया से ये बात सामने आ रही है कितने लॉसेज हुए हैं इजराइल के अंदर। कैजुअलिटीज एंड डैमेज इन द सेंट्रल रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट मिसाइल बैराज फ्रॉम ईरान, सेवरल पीपल आर वुंडेड एंड नंबर ऑफ होम्स आर हेवीली डैमेज्ड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट इन सेंट्रल इजराइल। और सेवरल होम्स इन द सेंट्रल रीजन वर हिट बाय लेटेस्ट ईरानियन रॉकेट बैराज, resulting 9 injuries including 1 in critical condition, 14 people injured in Iranian attack, 21 individuals injured in latest rocket strike on Rishon। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि फॉर्मर सीनियर कमांडर जो है इसका घर तल अवीव के अंदर था और इसको भी हिट किया गया है। एक तल अवीव का हॉस्पिटल ये स्टैट्स बता रहा है कि 52 वुंडेड पीपल वहां पर लाए गए।